नमस्ते जी। क्या हाल है? तो हमारा एससी और एसटी एक्ट कंप्लीट हो गया था। आपने अच्छे से पढ़ लिया होगा, समझ लिया होगा। आई होप कोई डाउट नहीं छोड़ा होगा। तो अगर कोई डाउट है कमेंट सेक्शंस में अगर आप मेंशन करेंगे तो वी विल बी एबल टू आंसर इट। ओके। और आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी लाइक कर सकते हैं, जो कि आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाए। तो टीम लॉ लर्नर्स 365 अलग अलग सब्जेक्ट्स लेकर आ रही है, जिसमें कि राजस्थान एपीओ का अभी प्राइमरी टारगेट है। उसके बाद फिर हम अलग अलग स्टेट के एग्जाम्स को, जुडिशरी भी होगा, एपीओ भी होगा, उसको हम कवर करने की कोशिश करेंगे। अभी के लिए हमने एस सी एस टी एक्ट 3 क्लासेस में कंप्लीट किया। इसमें कुछ एमसीक्यूज रह गए हैं, जिसको हम मोस्ट प्रोबेबली एक क्लास अगर डिमांड आएगी तो उस तरीके से करेंगे। अदरवाइज वी विल बी स्टार्टिंग एमसीक्यू टेस्ट सीरीज एज वेल एज प्रोवाइडिंग यू अ बुकलेट वेयर सेवरल एमसीक्यूज केस लॉज विल बी देयर। ठीक है, तो वो हम उस पर काम कर रहे हैं। अभी के लिए आर्म्स एक्ट की बात करते हैं। आर्म्स एक्ट में मेनली आप सबको पता है कि जब कोई भी ऑफेंस होता है, क्राइम होता है, तो दो तरीके से हो सकता है वो। जैसे कि किसी ने अपने हाथ से अपनी बॉडी पार्ट को यूज करके मार दिया, या फिर बंदूक चला दी, गोली से उड़ा दिया। आजकल तो मिसाइल भी चला रहे हैं, और आजकल आप देख ही रहे हैं नेटफ्लिक्स पे। ठीक है, नेटफ्लिक्स सीरीज आ रही है, अमेजोन प्राइम पे आ रही है, मिर्जापुर जैसी सीरीज। यहाँ पे तो द गन कल्चर हैज बिकम नॉर्मल। और पंजाब ने रिसेंटली वीडियोस पे बैन भी लगाया है, जहाँ पे गन कल्चर को नॉर्मलाइज किया गया था। ठीक है। तो जो यूएस और कनाडा वाला जो कल्चर है वो यहाँ पे आने की कोशिश कर रहा है। लेकिन इससे पहले, आज की बात करने से पहले, हम ये समझते हैं कि आर्म्स एक्ट क्यों आया, क्या रीजंस रहे। एक ब्रीफ हिस्ट्री समझ लेते हैं, क्योंकि मैंने पहले भी एससी और एसटी एक्ट में बताया आपको कि एक बैकग्राउंड समझना बहुत जरूरी है। ठीक है। अगर हम किसी भी एक्ट का, किसी भी लॉ का बैकग्राउंड समझ लेते हैं कि वो क्यों है, क्योंकि आपने इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स में पढ़ा होगा कि देर इज अब इंटरप्रिटेशन लॉ कॉल्ड मिसचीफ। ठीक है। वहां पे उसका बैकग्राउंड समझते हैं, हेडन्स केस जो फेमस है। ठीक है। वहां पे हम एक बैकग्राउंड समझते हैं कि वो क्यों है, और उसके फिर मिसचीफ को हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, जो सोसाइटी में प्रिवेल कर रहा है एज अ मेनेस। ठीक है। तो यहाँ पे भी हम आर्म्स एक्ट की बैकग्राउंड समझने की कोशिश करते हैं कि वो क्या रीजन रहे कि आर्म्स एक्ट आया। तो बैकग्राउंड इसका 1857, जो कि आपको पता होगा नेशनल अपराइजिंग बोलते हैं जिसको, या फिर द बिगेस्ट रिवोल्ट बोलते हैं अगेंस्ट ब्रिटिशर्स। ठीक है, द फर्स्ट रिवोल्ट 1857 का, जिसमें जब वो अपराइजिंग हुई तो ऑलमोस्ट ब्रिटिशर्स को हमने बाहर निकाल फेंका था। लेकिन किन्हीं कारणों की वजह से, जो संगठन होता है या फिर एकता होती है, उसकी वजह से हम उसमें फेल हो गए। जब वो चीज हो गई तो ब्रिटिशर्स ने सोचा, क्योंकि आपको ये भी पता है कि पहले ईस्ट इंडिया कंपनी के पास पावर थी मोस्टली। फिर जब क्राउन को लगा, ब्रिटिश ब्रिटिश क्राउन को लगा कि अब काम नहीं चलेगा ऐसे, और प्रताड़ना ज्यादा हो रही है, और हम जो अथॉरिटी दिखा रहे हैं, ठीक है, जो हमारा डोमिनियन है इंडिया के ऊपर, वो वी विल लूज। तो वहां पे उन्होंने जो अथॉरिटी है वो चेंज करके खुद अपने हाथ में ले ली क्राउन ने 1858 से। ठीक है। तो वहां पे आर्म्स एक्ट लाया गया पहला, 1859 है, आई एम नॉट रॉन्ग। तो वहां पे उन्होंने उस आर्म्स एक्ट को लाके जो अपराइजिंग हो सकती है आगे, बिकॉज 1857 का देख लिया, तो अगर इससे मोटिवेट होके फिर से एक अपराइजिंग उठी तो उसको कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। तो वहां पे उन्होंने 1859 में एक लॉ लाए आर्म्स एक्ट का, जहाँ पे कि जो इंडियंस है, इवन विदाउट एनी, इरेस्पेक्टिव ऑफ एनी कास्ट, उन्होंने सबको बैन कर दिया कि आप आर्म्स को कैरी नहीं कर सकते, पोजेस नहीं कर सकते, और इवन ट्रांसफर सेल भी नहीं कर सकते। ठीक है। वो उन्होंने कर दिया, क्योंकि उनको उम्मीद थी कि कहीं फिर से एक और नेशनल अपराइजिंग स्टार्ट ना हो जाए। तो वो चलता रहा जब तक 1945 आया। फिर 1959 में जब आर्म्स एक्ट की जरूरत हुई, इस वजह से नहीं कि अलाउ कर देना चाहिए, क्योंकि आपको पता है कि क्राइम अपने चरम पे था। हम सोशलिस्ट बने हैं, एक डेमोक्रेटिक कंट्री थी, धीरे सोशलिज्म भी एक्सेप्ट कर रहे थे। और 1945 के बाद 19 जो हमारा वो सेकंड हाफ था 20th सेंचुरी का, वो बहुत टफ था हमारे लिए। एज अ नेशन वी वर ग्रोइंग अप।
तो वहां पे उन्होंने सोचा कि कुछ क्लासेस को हम आर्म्स अलाउ कर सकते हैं। कैसे? क्योंकि कुछ पीजेंट्स होते हैं, फार्मर्स होते थे, ठीक है, उनको अपनी क्रॉप बचाने के लिए जरूरत थी। या फिर डिफेंस, जो राइट टू सेल्फ डिफेंस, उसकी बात हो रही थी, तो वहां पे जरूरत थी इंडिविजुअल्स को अपनी आर्म्स के लिए, क्योंकि वी वर नॉट कैपेबल एनफ, जो स्टेट था वो इतना कैपेबल नहीं था, उसके पास रिसोर्सेज भी नहीं थे कि हम उनको कंट्रोल कर पाए, जो भी मतलब जो पीस को डिस्टर्ब कर रहे हैं, या फिर और भी अलग तरीके के एलिमेंट हैं जो डिस्टर्ब करते हैं पब्लिक ऑर्डर को, उनको रोक पाना स्टेट के हाथ में इतनी अच्छे से नहीं था जो आज की डेट में है। ठीक है। तो वहां पे लगा कि सेल्फ डिफेंस देना चाहिए, एक प्रोसीजर फॉलो करके उनको लाइसेंस देके कि खुद के हाथ में भी अपनी जान बचाने के लिए जो लोग हैं, जो पीसफुली रहते हैं सोसाइटी के अच्छे ओहदे पे हैं, उनको अलाउ कर देना चाहिए। ठीक है। और साथ में पुलिस, आर्मी, इन सब के पास तो होते ही थे आर्म्स, तो वो रेगुलेट करने के लिए आर्म्स एक्ट को लाया गया। ठीक है। तो ये एक हमारी बैकग्राउंड हो गया कि आर्म्स एक्ट क्यों आया। उसके बाद कुछ अमेंडमेंट्स आती रही कि पनिशमेंट चेंज हुई, इस तरीके से सारी चीजें हुई कि जो इलीगल प्रोहिबिटेड आर्म्स हैं उनको अगर आप पोजेस करते हो, कैरी करते हो, ट्रांसफर करते हो, तो वहां पे उसकी पनिशमेंट बढ़ाई गई, उसको रेगुलेट किया गया, क्योंकि फिर धीरे धीरे ना क्राइम भी बढ़ने लगा। क्योंकि किसी चीज को किसी और पर्पज के लिए लाते हो तो उसको मिसयूज तो होना लाजमी है। ठीक है। जब फिर उसके बाद हम 2019 में आए तो गवर्नमेंट ने सोचा कि जो हमने पावर दे रखी है लोगों को, 3 फायर आर्म्स या फिर एम्यूनिशन या फिर आर्म्स को पोजेस करने की, उसको हमें कंट्रोल करना चाहिए। तो पहले प्रस्ताव था उसको एक करने का, लेकिन एक लगा कि उनको ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे रिटायर्ड फौजीज होते हैं, लोग भी होते हैं सिविलियन, जिनको जरूरत होती है, तो उनकी फैमिली को भी जरूरत होती है। तो वहां पे उनको 3 की जगह 2 कर दिया। तो आज की डेट में वो जो क्वांटिटी है आर्म्स की, इंडिविजुअल सिटीजन कैन पोजेस, दैट इज 2। ठीक है। तो ये क्लैरिटी आ गई, अमेंडमेंट आई, उसको हम पढ़ेंगे। सेक्शन में दे रखा है वो अच्छे से, तो सेक्शन 3 में दे रखा है, वो हम क्लैरिटी के साथ पढ़ेंगे। लेकिन अब हमने ये समझ लिया, अब आर्म्स एक्ट को अगर हम थोड़ा सा कंपेयर करें यूएस के साथ, ठीक है, क्योंकि आपने जरूर, अगर आप न्यूज़पेपर फॉलो करते होंगे, तो जरूर आपने ये देखा होगा कि यूएस में मास किलिंग बहुत होती है। ठीक है। किसी, आपने रोज अखबार में पढ़ा कि आज 10-11 लोग मर गए, फ्लोरिडा में फायरिंग हो गई, मैसेच्यूसेट्स में जो भी वो एरिया है, मिजूरी है, या फिर बहुत सारी, न्यू जर्सी है, बहुत सारी जगह है जहाँ पे एक इंडिविजुअल मैनियक हो गया या फिर पागल हो गया, और उसने किसी भी वजह से वो डिस्टर्ब था और उसने बंदूक लेके सबको उड़ा दिया। तो वो वहां पे इतना क्यों होता है? वहां पे इतना इसलिए होता है क्योंकि सेकंड अमेंडमेंट जो कॉन्स्टिट्यूशन की है, यूएस कॉन्स्टिट्यूशन की, उसने राइट टू सेल्फ डिफेंस को एज अ फंडामेंटल राइट माना। ठीक है। अब वहां पे राइट टू सेल्फ डिफेंस को फंडामेंटल राइट माना, इसका मतलब कि एवरी सिटीजन हैज पावर टू एक्वायर और पोजेस अ फायर आर्म। ठीक है। तो इस वजह से वहां पे ये सब इंसिडेंट ज्यादा होते हैं, क्योंकि कई बार ऐसे प्रोग्रेसिव कंट्री में जो डेवलप्ड हो जाती हैं, वहां पे आदमी का मेंटल सेटिस्फेक्शन मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है। ठीक है। तो उस वजह से वो, ये तो मैं एक रीजन बता रहा हूँ, एक, बहुत सारे रीजंस भी हो सकते हैं, वी शुड नॉट नॉर्मलाइज एनी रीजन। तो वहां पे वो लोग किसी भी सिस्टम से परेशान होके और उसका मिसयूज करते हैं फायर आर्म का। ठीक है। तो इंडिया में भी ये सिचुएशन ना आ जाए, इसलिए रेगुलेशन बहुत जरूरी है। वी नो कि यहाँ पे क्राइम सीन बहुत है, उसको रेगुलेट करना बहुत मुश्किल है, लेकिन आर्म्स की रेगुलेशन करना भी बहुत जरूरी है। कुछ जो अच्छे ओहदे के लोग हैं उनके पास आर्म्स होनी भी चाहिए। कुछ लोग जो हैं जहाँ पे आर्म्स इजिली मिल जाती हैं, क्योंकि वी नो देर इज अ सर्कुलेशन ऑफ सिस्टम दैट अलाउज फायर आर्म्स टू बी सोल्ड। ठीक है। ये जो वॉर हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, तो कहीं ना कहीं कोई तो फायदा उठा रहा है। वो फायदा कौन उठा रहा है? जो आर्म्स कंपनीज होती हैं। ठीक है। तो इंडिया में देसी कट्टा मिलना, या फिर खुद आजकल तो यूट्यूब से बना के लोग खुद भी बंदूक बना लेते हैं, या फिर AK-47 तो नहीं, आसान इतना मिलना, लेकिन टेररिस्ट को मिल जाती है। ठीक है। तो कोई ना कोई सप्लाई कर ही रहा है ना, तो उसको रेगुलेट करना बहुत जरूरी है। तो आपने, अब हम वापस आते हैं कि कैसे ऑफेंस क्रिएट होता है। अगर हम चार्ज फ्रेमिंग की बात करें, तो अगर कोई मर्डर हुआ और वहां पे यूज की गई पिस्टल, मान लीजिए पिस्टल यूज की गई, तो पिस्टल तो प्रोहिबिटेड हुआ, या तो उसके पास लाइसेंस होगा, नहीं होगा तो उसके पास, उसको आर्म्स एक्ट में भी पनिश किया जाए। ठीक है। तो ऐसे
चीजें होती हैं। अगर आप किसी कोर्ट में, जब भी आपको कोर्ट जाना होगा, वहां पे अगर आप 302 का मामला देखेंगे या फिर 304 का भी देखेंगे, और भी बहुत सारे जैसे ग्रीवियस हर्ट का देखेंगे 326 या 25 का, तो वहां पे आपको दिखेगा कि सेक्शन आर्म्स के भी लगा रखे हैं, जो कि लाजमी है कि कोई बंदूक यूज की। कोई जरूरी नहीं कि कितने लोगों पे लाइसेंस होता है, बहुत कम लोगों पे। तो जब वो लाइसेंस नहीं है तो वो सेक्शन 3, 5 जो भी होगा, पनिशमेंट, क्योंकि पनिशमेंट हमारे सिलेबस में नहीं है राजस्थानी एपीओ में, तो हमें पढ़ना भी नहीं चाहिए, क्योंकि 2 क्लासेस में खत्म करना है आर्म्स एक्ट को। उसको डीपली पढ़ के जो भी सेक्शंस आएंगे उसको मैं बताऊंगा कि कहाँ कहाँ से सवाल पूछे जा सकते हैं। अब हम आ गए मेरठ पे। तो अब हम ये समझते हैं कि कैसे कौन कौन से सेक्शंस आएंगे, कितना हमें पढ़ना है, और उसके बाद उसके हिसाब से हम कितना आगे मूव कर सकते हैं। ठीक है। तो ये 2 क्लासेस में कवर करेंगे। आई हैव नॉट डिसाइडेड कि आज कितना पढ़ेंगे। वी विल, क्योंकि जब डीप जाते हैं तो उसको डिसाइड करना पाना कि आज इतना सिलेबस हो जाएगा या फिर आज इतने में सेक्शंस पढ़ाऊंगा, मेरे खुद के माइंड में है कि कितने पढ़ाने हैं, लेकिन आपको बता के क्यों डिस्टर्ब करना। ठीक है। तो वी विल कम कवर इट इन 2 क्लासेस। पर अभी हम एक बार सिलेबस चेक कर लेते हैं कि क्या है क्या नहीं। ठीक है। तो सबसे पहले आ गया सेक्शन 1, 2 तो हो गए आपके, वो तो लाजमी है, हर जगह ही आते हैं। ठीक है। क्योंकि पहले में क्या हुआ, उसके शॉर्ट टाइटल कमिटमेंट हो गया। दूसरे में हो गया डेफिनेशन क्लॉज, जिसको हम अच्छे से पढ़ेंगे, देखेंगे क्या डेफिनेशन है, क्या आर्म्स को डिफाइन किया गया, क्या फायर आर्म्स होती हैं, क्या एम्यूनिशन होता है, और कौन ट्राई करेगा, कौन मजिस्ट्रेट होता है इस केस में, या फिर किस तरीके से चीजें डील करी जाती हैं, क्या इमिटेशन ऑफ आर्म्स होता है। तो वो सब हम डिस्कस करेंगे डिटेल में, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि डेफिनेशन क्लॉज से 1-2 सवाल तो बनते ही बनते हैं। ठीक है। मैं यहाँ से भी एक्सपेक्ट कर रहा हूँ 3 से 4 सवाल, मे भी 5 भी हो सकते हैं, बट आई एम नॉट द एग्जामिनर, तो मुझे नहीं पता कि कितने सवाल पूछे जाएंगे, पर एक्सपेक्टेशन 3 से 4 सवालों की है, क्योंकि वी हैव ऑलरेडी डिस्कस कि 40 से 42 आएंगे मेजर एक्ट से, और बचे हुए आएंगे छोटे छोटे एक्ट से। ठीक है। लेकिन छोटे एक्ट इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि बहुत कम सिलेबस है। अगर हम उसको कवर कर लेंगे तो फिर वो 1/3 नेगेटिव का जो हमारे पास एक कॉन्फ्यूजन पैदा होता है कि इस क्वेश्चन को मुझे अटेम्प्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, वहां पे हम इजीली इसको अटेम्प्ट कर पाएंगे, क्योंकि मेजर एक्ट में सब कुछ कवर कर पाना इट इज नॉट ह्यूमनली पॉसिबल। लेकिन हाँ, छोटे एक्ट्स में बहुत कम सिलेबस में वी कैन कवर ईच एंड एवरी वर्ड एंड टॉपिक। ठीक है। तो उसको मैं समझाने की कोशिश करूंगा साथ साथ में कि यहाँ से पूछ सकते हैं, वहां से पूछ सकते हैं, ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ये नंबर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, तो उसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है। सबसे पहले चैप्टर 1 हमने बोला, चैप्टर 1 आएगा अपने सिलेबस में। फिर चैप्टर 2 है 3 से लेके 12 तक, जिसको कि मैंने 3 चीजों में, 3 हेडिंग्स में डिवाइड किया है। उसको मैं अच्छे से आपको बता पाऊंगा आपके। मैं हर बार बोलता हूँ कि जो भी कोई एग्जाम या फिर किसी प्रोविजन को पढ़ते हो आप, उसकी एक फोटोजेनिक मेमोरी होती है, कि अगर आपके दिमाग में सिर्फ चैप्टर 2 खुला और उसके पास आप अंदर पढ़ लिया कि लाइसेंस है, पावर है और प्रोहिबिशन है, तो वो आप सब पढ़ते जाएंगे 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, उससे मेमोरी नहीं बनती। मेमोरी बनती है कि जब आपने खुद से एक कुछ अलग क्लासेस बना ली, कुछ सेक्शंस बना ली, जैसे कहते हैं ना कमरे होते हैं, दिमाग के भी कमरे होते हैं, दिमाग में भी एक कमरे में तुमने ये डाल दिया, तो वो कमरा ही खुलना चाहिए, उसकी एक मेमोरी हो गई, और उसको हम बार बार उसी तरीके से पढ़ेंगे। तो यहाँ पे भी मैंने चैप्टर 2 को 3 जगह से डिवाइड किया, क्योंकि देखो आप, लाइसेंस, 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 तो 3, 4, 5, 6, और फिर उसके बाद लाइसेंस 10 में। ठीक है। तो इसको मैंने अलग से बनाया। एक है 7, 8, 9, जहाँ पे प्रोहिबिशन की बात करते हैं, तो उसको मैंने अलग कर दिया। फिर है पावर, पावर टू रेस्ट्रिक्ट, पावर टू प्रोहिबिट, वो हो गया 11, 12। तो इसको 3 सेक्शन में डिवाइड कर लिया है मैंने। ठीक है। उसको पढ़ेंगे, इजीली रिमेंबर रहेगा सेक्शंस, और फिर उसके बाद हम उसको अच्छे से डिस्कस भी कर पाएंगे। ठीक है। फिर इसके बाद चैप्टर 3 हमारे सिलेबस में नहीं है, प्रोविजन रिलेटेड टू लाइसेंस। फिर पावर्स एंड प्रोसीजर है कि कब पुलिस या फिर एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट जो है उसको डिमांड कर सकता है लाइसेंस को, उस लाइसेंस को इम्पाउंड कर सकता है, या फिर सस्पेंशन हो सकता है। तो उसका एक पावर एंड प्रोसीजर दे रखा है, जो कि हम एक, क्योंकि प्रोसीजर क्या होता है, एक कहानी की तरह होता है, प्रोसेस है। जैसे हम सीआरपीसी पढ़े या सीपीसी पढ़े, तो वो एक, क्या कहूँ कि नदी के पानी की तरह है, वो चल रहा है लगातार। लेकिन, और इसी वजह से उसको भी हम इस तरीके से पढ़ेंगे। चैप्टर कौन सा है ये, चैप्टर 4, 19 से लेके 24 बी तक है। ठीक है। 24 या 24 भी अभी रिसेंटली ऐड किए गए हैं, कुछ नहीं है ज्यादा उसमें, बस वो डिस्टर्ब एरियाज को लेके चीजें दे रखी हैं। वो बहुत बड़े सेक्शंस हैं, पर ऐसा कुछ पढ़ने लायक उसमें है नहीं, तो उसको भी मैं अच्छे से समझा दूंगा। ठीक है। तो पेनल्टीज वगैरह आनी नहीं है अपने इसमें, तो उसको याद करने की कोई टेंशन लेनी नहीं है। अब हम सीधा आते हैं सबसे पहले प्रियम्बल पे, डेट्स देख लेते हैं, और उसके बाद बात करते हैं हम
सेक्शन 1 की, सेक्शन 2 की, उसको निपटाना है। और फिर उसके बाद फिर हम बढ़ेंगे चैप्टर 2 पे, जो कि 3 से लेके 12 तक है। ठीक है। तो सबसे पहले आता है प्रियम्बल। उससे पहले हम क्या पढ़ेंगे, दो तीन सवाल जो हैं वो पैट होते हैं किसी भी थ्योरेटिकल पेपर के। आई एम नॉट सेइंग अबाउट प्रैक्टिकल पेपर। थ्योरेटिकल पेपर के कुछ पैट पैट सवाल होते हैं। जैसे डेट, एक्ट नंबर कौन सा है, ईयर कौन सी है एक्ट की, और वो कमिंसमेंट कब हुआ, या फिर प्रेसिडेंशियल असेंट कब मिला। ठीक है, तो ये सब सवाल होते हैं ना, ये बहुत पैट होते हैं किसी भी सवाल, एमसीक्यू क्वेश्चन के। ठीक है। तो सबसे पहले प्रेसिडेंशियल असेंट, ये रहा, 23 दिसंबर 1959। ठीक है। उसके बाद है एक्ट नंबर 54 ऑफ 1959। तो ईयर तो हमें याद है 1959, तो वो तो मैंने आपको स्टोरी भी बताई थी कि पहले वो 1859 बताया, आई थिंक 1877 है। आप बाद में हम एक बार देख लेंगे, क्योंकि वो तो अपने सिलेबस में नहीं, बस मैंने आपको एक स्टोरी बताने के लिए बताया। तो इतना फैक्चुअली उसमें करेक्ट या इनकरेक्ट होने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है। तो लेकिन ये 1959 बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 1959 में आर्म्स एक्ट आया, मैंने बताया आपको। 1947 में हम आज़ाद हुए। 1959 में कुछ रेगुलेशंस कुछ लोगों को देने के लिए, जैसे पीजेंट्स हो गए या फिर कुछ और अच्छे ओहदे के लोग हो गए जिन्हें अपनी खुद के पैसे बचाने थे, खुद सेल्फ डिफेंस के लिए हो गए, तो उनको अलाउ करने के लिए आर्म्स एक्ट एक रेगुलेशन आया कि आर्म्स एंड एम्यूनिशन को हम कैसे रेगुलेट कर सकते हैं। ठीक है। तो उसमें 1959 ईयर हो गया, एक्ट नंबर 54 हो गया। फिर उसके बाद आ गया प्रेसिडेंशियल असेंट, वो हो गया 23 दिसंबर 1959। और यहीं पे हम देख लेते हैं कि व्हेन इट केम इनटू फोर्स, क्योंकि सबसेक्शन 1, सेक्शन 1 का सबसेक्शन 3 क्या बोलता है, इट शैल कम इनटू फोर्स जब सेंट्रल गवर्नमेंट ने नोटिफाई किया है। नोटिफाई कब किया है, ये रहा अपने पास, 1 अक्टूबर 1962। ठीक है। ये डेट है जिस दिन वो इनेक्ट हुआ, WEF बोलते हैं ना, विद इफेक्ट फोर्स। ठीक है, विद इफेक्ट फ्रॉम, तो वो ये है। ठीक है। ये हो गया। अब उसके बाद आते हैं प्रियम्बल पे। यहाँ पे क्या बोल रहा है, कंसोलिडेट एंड अमेंड द लॉ रिलेटिंग टू आर्म्स एंड एम्यूनिशन। ठीक है। तो आप कहोगे इस पे फायर आर्म्स की तो बात हो ही नहीं रही। फायर आर्म्स इज अ सब पार्ट ऑफ आर्म्स ओनली। ठीक है, सबसे पहली बात। दूसरी बात, कंसोलिडेट एंड अमेंड, हर एक्ट का, हर कोड का हम ये चीज जरूर पढ़ते हैं कि क्या उसने प्रियम्बल में बोल रखा है। कंसोलिडेट एंड अमेंड, इसका मतलब होता है कि इट इज एग्जॉस्टिव लॉ। एग्जॉस्टिव मतलब कि सब कुछ ही ये है, ये सर्वे सर्वा है आर्म्स से रिलेटेड। ठीक है, मतलब इसमें जो बोल दिया वो है, उसके अलावा कहीं और कुछ भी नहीं है। सब कुछ इसमें ही कवर हो जाएगा, आर्म्स से रिलेटेड और एम्यूनिशन से रिलेटेड। ठीक है। तो ये जो कंसोलिडेट वर्ड है ना, कंसोलिडेट मतलब सब कुछ इन्होंने इसी में ही डाल दिया, कहीं और जाने की जरूरत नहीं है आर्म्स को लेके। ठीक है। दूसरा है अमेंड, तो वो तो अमेंड उन्होंने किया ही है, 1877 का पुराना है, तो उसको अमेंड किया, तो उसमें कोई बात ही नहीं है। ठीक है। तो कंसोलिडेट वर्ड बहुत जरूरी है कि ये एग्जॉस्टिव लॉ है, ये सवाल पूछ सकते हैं, इज आर्म्स एक्ट एन एग्जॉस्टिव लॉ, यस इट इज। ठीक है। अब उसके बाद आते हैं, ये हमने पढ़ लिया, प्रेम्बल बहुत छोटा सा है। आर्म्स एंड एम्यूनिशन लिखना, फायर आर्म्स भी वो पूछ सकते हैं, इसमें सवाल बन सकता है कि व्हाट डज द प्रेम्बल से, तो उसमें आर्म्स एम्यूनिशन फायर आर्म्स डाल सकते हैं, तो ऑल ऑफ द अबव है नहीं, ये आर्म्स एंड एम्यूनिशन ओनली वन इन टू। ठीक है। अब इसके बाद सवाल बनता है प्रिलिमिनरी से, ऐसा कुछ नहीं है। आर्म्स एक्ट 1959 ऊपर भी हमने पढ़ लिया, होल ऑफ इंडिया जब से JNK रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आया है 2019 में, 31 अगस्त से, तब से ये होल ऑफ इंडिया हो गया। फिर इट शैल कम इनटू फोर्स हमने देख लिया, 1 अक्टूबर 1962, वही है। यस। अब इसके बाद हम आते हैं डेफिनेशन क्लॉज पे। डेफिनेशन क्लॉज में मैंने कुछ डेफिनेशंस जो हैं वो निकाली हैं, जिसको हमें करना बहुत जरूरी है। ठीक है। सबसे पहले आता है कि किस चीज से हम डील कर रहे हैं, आर्म्स से। ठीक है, आर्म्स मतलब कुछ गोला बारूद हो सकता है, कुछ बंदूकें हो सकती हैं, कुछ मिसाइलें हो सकती हैं, या फिर कोई भी एक्सप्लोजिव सब्सटेंस हो सकता है, जो कि जनरली समाज में नहीं मिलता, जिसको एक किसी मशीनरी से या फिर किसी अलग स्पेशल तरीके से बनाया जाता है। ठीक है, तो ये तो मैंने एक जनरल बात बात आपको बोल दी। अब हमारे आते हैं बेरक लैंग्वेज पे। ठीक है, क्योंकि सवाल भी वहीं से बनेंगे और वही चीज है जो कंटेंटेबल है। मेरी जो बात जनरल बात बोली है उससे कोई मतलब नहीं बनता, पर एक हाँ बैकग्राउंड समझने के लिए आर्म्स और एम्यूनिशन क्या होते हैं, ये सारी चीजें होती हैं। ठीक है।
अब सबसे पहले पढ़ लेते हैं। अब क्या क्या चीज डेफिनेशन में आ गई, एम्यूनिशन हो गया, आर्म्स हो गया, फायर आर्म्स हो गया, फिर इन्होंने और थोड़ा सा उसको डिस्कस कर रखा है पर उसमें कोई डिफरेंट नहीं है। प्रोहिबिटेड आर्म्स दे रखा है, प्रोहिबिटेड एम्यूनिशन दे रखा है, ठीक है। एम्यूनिशन है या फायर आर्म्स है, एक बार देख लेते हैं। फायर आर्म्स है, प्रोहिबिटेड एम्यूनिशन है, और प्रोहिबिटेड आर्म्स, फायर आर्म्स नहीं, क्योंकि फायर आर्म्स तो आर्म्स का ही पार्ट है, तो वो उसमें ही कवर होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं एम्यूनिशन, क्योंकि उससे भी पहले एक बार थोड़ा सा एक्विजिशन के बारे में पढ़ लेते हैं, क्योंकि एक्विजिशन क्या है ना, हमारे दिमाग में इतनी सी बात रहती है कि जमीन से रिलेटेड बात है, ठीक है। जैसे उसे कहते हैं अधिक भूमि अधिग्रहण, ठीक है, लैंड एक्विजिशन। वो कौन करती है, गवर्नमेंट करती है, या फिर कुछ प्राइवेट लोग करते हैं जो कि पैसे देते हैं, एक जो भी सर्कल रेट होता है उसके ऊपर देते हैं कंपेंसेशन की तरह, और वहां पे उन्होंने एक्विजिशन करते हैं। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा एक्विजिशन को ना थोड़ा सा और मतलब भी देगा, अधिग्रहण। अधिग्रहण मतलब स्वीकार करना। स्वीकार करना क्या होता है, एक्सेप्टेंस, लेकिन अधिग्रहण मतलब किसी भी तरीके से आप ग्रहण कर रहे हैं। तो उसमें कौन कौन से तरीके भी हो सकते हैं, उसमें इन्होंने बोल रखा है कि हायरिंग भी हो सकती है, ठीक है, बोरोइंग बोरोइंग भी हो सकती है, या फिर किसी गिफ्ट की वजह से भी हो सकती है, ठीक है। एक्वायर करना, एक्वायर क्या होता है, आर्म्स। आर्म्स आपको गिफ्ट भी मिल सकता है, आप किसी से हायर भी कर सकते हैं, कोई डीलर होगा जिससे आप कुछ टाइम के लिए पैसे दे के हायर भी कर सकते हैं, या फिर कुछ बोरो भी कर सकते हैं किसी से कि भाई कुछ दिन के लिए उधार दे दे, मुझे मेरी फैमिली को जो है खतरा लग रहा है, तो आप एक महीने के लिए मैं रख लूँ। तो ये भी एक्विजिशन हो गया, ठीक है। तो वो इसको एक्सप्लेन किया, क्यों किया, क्योंकि सेक्शन 3 में वो प्रोहिबिटेड है विदाउट लाइसेंस, ठीक है। तो ये तो कुछ मतलब का नहीं है, ग्रामेटिकल वेरिएशन। उन्होंने कहा है कि एक्विजिशन का मतलब जो ग्रामर के हिसाब से, डिक्शनरी के हिसाब से क्या है, वो तो जो है अधिग्रहण करना, उसको स्वीकार करना किसी भी तरीके से, वो ट्रांसफर भी हो सकता है, अदर अदर तरीके से हो सकते हैं। लेकिन उन्होंने इंक्लूड्स बोला, इंक्लूड्स का मतलब होता है कि इट इज अ वाइडर डेफिनेशन, इट कैन इंक्लूड सेवरल अदर थिंग्स। अगर यहाँ पे होता मीन्स एंड इंक्लूड्स, ये इंटरप्रिटेशन के तरीके हैं। मीन्स एंड इंक्लूड्स तो वो होता है एग्जॉस्टिव, कि इसके अलावा कुछ और नहीं आएगा, लेकिन इंक्लूड्स लिखा है तो इस ये भी आ सकते हैं और इसके जैसे और भी आ सकते हैं। तो इन्होंने एक्विजिशन की जो तरीका है ना, जो भी डिफाइन करने का जो भी इन्होंने मतलब रखा है, वो थोड़ा वाइड रखा है। तो इसमें कौन कौन सा हो गया जो हमें याद करने की जरूरत है, हायरिंग, बोरोइंग, हायरिंग, बोरोइंग, और एक्सेप्टिंग एज अ गिफ्ट, ठीक है। तो ये हो गया। अब एक्विजिशन इतना ही पढ़ना था, इससे ज्यादा कुछ और इसमें है नहीं। अब आते हैं एम्यूनिशन पे। अब एम्यूनिशन से पहले हम अगर आर्म्स को पढ़ लें तो, क्योंकि एम्यूनिशन जो है ना वो पहले का प्रोसेस है, आर्म्स से भी पहले का प्रोसेस। क्योंकि आर्म्स जो है जैसे कहते हैं ना, सर बंदूक ले आया पर कारतूस रह गया, कारतूस रह गया, कितनी, वो शोले मूवी देखी है ना आपने, उसमें 3 गोली डालता है उसके अंदर, कि भाई किस्मत का खेल है, सांबा को मारने के लिए, ठीक है, कितने आदमी थे, तो वहां पे 3 गोली डाली, तो 3 गोली क्या थी, वो कारतूस थी। कारतूस क्या होता है, एम्यूनेशन होता है, ठीक है। और बंदूक क्या है, वो है आर्म्स, ठीक है। इवेंचुअली वो फायर आर्म्स हो जाती है क्योंकि उससे आग निकलती है, ठीक है। अब पहले सबसे हम पढ़ लेते हैं आर्म्स, वो है 2C। ये रहा, द आर्म्स मीन्स आर्टिकल्स ऑफ एनी डिस्क्रिप्शन डिजाइंड और अडेप्टेड एज अ वेपन फॉर एन ऑफेंस, ठीक है, और डिफेंस। तो कोई भी ऐसी चीज जो कि किसके लिए, ऑफेंस करने के लिए एज अ वेपन यूज की गई हो, या फिर डिफेंड करने के लिए यूज की गई हो, उसे आर्म बोलते हैं, ठीक है। जैसे मान के चलो बंदूक है, हम घर में रखते हैं लाइसेंस बंदूक, तो वो किस लिए रखी गई है, या तो वो दो ही काम हो सकते हैं उससे, बिना बात के किसी को मार दो तो ऑफेंस हो गया, कोई तुम पे ऑलरेडी हावी हो रहा है, गोली चला रहा है, और उसको डिफेंस में यूज करोगे तो फिर वो उस तरीके से यूज होगी, तो दो तरीके से यूज हो सकती है एक काम है। तो उसको उसी तरीके से डिजाइन किया गया है, ठीक है। अब इसके बाद आता है क्या क्या और इंक्लूड करता है, तो मैंने आपको बोला था ना कि फायर आर्म इज अ सब सेट ऑफ आर्म। आर्म इज व्हाट इट इज, समथिंग विच, अगर जैसे हम वेन डायग्राम बनाते हैं ना, जैसे मैं आपको बन के रखता है, एक हमने वेन डायग्राम बनाया है, ठीक है, और ये हुआ छोटा सा, तो ये बड़ा वाला जो सर्कल है ये हो गया आर्म्स, ठीक है, और इससे छोटा वाला कौन सा हो गया, फायर आर्म्स। क्यों, क्योंकि आप ये बताइए, जो लाठी है, जो फरसा है, गेंदाला भी बोलते हैं, ठीक है, जिससे खोदते हैं,
या फिर तलवार है, क्या उसमें से आग निकलती है? नहीं निकलती। तो वो किस में आ जाएंगे? लेकिन वो आम तो है, तुम्हारे पास है, हथियार है, भाला हो गया, ये सारी चीज क्या हो गई? ये आर्म्स हो गई। लेकिन उससे क्या आग निकलती है? नहीं निकलती। तो फायर आर्म क्या हो गई? इसमें से आग निकलती है। वो क्या क्या हो सकता है? वो ग्रेनेड भी हो सकता है, वो आपका बंदूक भी हो सकती है, वो आपके और भी चीज जलाने की भी हो सकती है, एक्सप्लोसिव जो करता है, जैसे मिसाइल हो गई, और भी सारी चीजें जितनी हम आजकल देखते हैं जिससे कि साइंस जिसमें इन्वॉल्व है। ठीक है, तो वहां पे क्या है? वो फायर आर्म्स हो गया। ठीक है, ये हम बता देते हैं, इसको आपने देख लिया होगा। फिर इसके बाद आता है, तो इंक्लूड्स फायर आर्म्स, यही तो हमने डिस्कस किया। शार्प एज्ड, तो यही मैंने बोला ना कि फायर आर्म्स तो है ही है, लेकिन शार्प एज्ड तलवार बोला था ना मैंने। अदर डेडली वेपन्स, जिससे कि मौत हो सकती है, और भी सारी, ब्लेड भी हो सकता है, ब्लेड से मर तो सकता ही है ना आदमी। तो एंड पार्ट्स ऑफ एंड मशीनरी फॉर मैन्युफैक्चरिंग आर्म्स, तो इन डेफिनेशंस में ना जितने भी आर्म्स है, एम्यूनिशन है, फायर आर्म्स है, इसमें मशीनरी भी इंक्लूड की गई है, जिस मशीन से वो बनते हैं। ठीक है, एंड पार्ट्स ऑफ एंड मशीनरी फॉर मैन्युफैक्चरिंग आर्म। ठीक है, तो ये यहां तक तीन हमने चीज इंक्लूड कर ली। पहला हो गया कि भाई डिजाइन्ड एंड अडेप्टेड फॉर ऑफेंस और डिफेंस। ठीक है, दूसरा हो गया क्या क्या इंक्लूड करता है, पहला फायर आर्म्स, दूसरा शार्प एज्ड वेपन या फिर और कोई भी चीज जो एज अ वेपन यूज कर सकते हैं। डेडली, डेडली वेपन याद है, ग्रीवियस हर्ट और हर्ट में यही फर्क है ना, हर्ट में डेडली वेपन यूज नहीं होता जनरली। ठीक है, लेकिन 323 324 में क्या फर्क है? यही डेडली वेपन का ही फर्क है। 325 326 में क्या फर्क है? आईपीसी के यही फर्क है। तो ये डेडली वेपन वही है। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं डज नॉट इंक्लूड, पहले हो गया इंक्लूड, अब है डज नॉट इंक्लूड। ठीक है, वो है आर्टिकल्स डिजाइन्ड सोलिली फॉर डोमेस्टिक और एग्रीकल्चर यूजेस, लाठी, ऑर्डिनरी वॉकिंग स्टिक, weapons incapable of being used otherwise than as toys or being converted in servicial weapons। ठीक है, तो इसमें जो घर में चीजें रखी हुई हैं, जो डोमेस्टिक चीजें यूज होती हैं, थपकी हो गई, डंडा हो गया, लाठी हो गई, इन सबको अगर हम वेपन में डाल देंगे, आर्म्स में डाल देंगे, फिर तो कुछ बचेगा ही नहीं, हर कोई ही आर्म्स एक्ट में प्रोहिबिटेड हो जाएगा। तो उन्होंने लिस्ट अलग से बना रखी प्रोहिबिटेड आर्म्स की, इसीलिए उन्होंने बोल रखा है आर्म्स में तो वो इंक्लूड होंगे कौन सी चीजें, जो ऐसी चीजें जिनसे कि वो डेडली हो सकती हैं, लेकिन उन्होंने फिर भी इंक्लूड नहीं करा उन चीजों को जो डोमेस्टिक या फिर एग्रीकल्चर यूज में आती हैं, सच एस डंडा, लाठी, या फिर कुछ ऐसी चीजें जो टॉय की तरह यूज होते हैं। तो आपने देखी होंगी ना, माउजर की बंदूकें होती हैं, तो वो भी उसमें एज अ वेपन नहीं आएंगी। ठीक है, अब उसके बाद जब हमने आर्म्स पढ़ लिया, तो उसके बाद पहले हम फिर पढ़ लेते हैं फायर आर्म्स, कि फायर आर्म्स क्या कहता है। वो टू ई, ठीक है, टू ई बोलता है फायर, फायर आर्म्स मीन्स आर्म्स, मैंने यही बोला ना, आर्म्स इज अ जीनस एंड फायर आर्म्स इज अ स्पीसी। ठीक है, वेन डायग्राम बनाया था ना, वो बड़ा वाला हो गया, वो छोटा वाला हो गया, क्योंकि आर्म्स में बहुत सारी चीजें नहीं आती हैं और फायर आर्म्स तो आती आती हैं। ठीक है, अब उसके बाद हो गया क्या है, एनी डिस्क्रिप्टिव डिजाइन अडेप्टेड टू डिस्चार्ज द प्रोजेक्टाइल और प्रोजेक्टाइल्स ऑफ एनी काइंड ऑफ एक्शन, एनी एक्सप्लोसिव और अदर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। यही तो मैंने बोला ना, कि कोई ऐसी आर्म जिसमें से आग निकलती हो या फिर कोई एक एनर्जी निकलती हो, क्या हो सकता है? वो धुआं भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है, या फिर कुछ फायर भी हो सकती है, बहुत सारी चीजें हो सकती हैं जिससे कि आपको दूसरी पार्टी को नुकसान पहुंच जाए। ठीक है, तो यही मैंने बोला कि एनी एक्सप्लोसिव और अदर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी जिस आर्म में से निकलती है वो फायर आर्म हो जाती है। जैसे कि हम बंदूक की बात करें, जैसे कि हम बंदूक की बात करें, तो वो उसमें क्या है, उसमें आग निकलती है, जब मारते हैं तो एक आती है ना चिंगारी सी। ठीक है, तो वो फायर आर्म हो गई। ठीक है, तो आर्टिलरी, हैंड ग्रेनेड्स, रायट पिस्टल्स और वेपन एनी काइंड डिजाइन्ड और अडेप्टेड फॉर द डिस्चार्ज ऑफ एनी नॉक्सियस, मैंने ये बोला लिक्विड गैस और एनी अदर थिंग्स। ठीक है, तो हैंड ग्रेनेड वगैरह सब में से आग निकलती है, तो वो ये हो गई। उसकी एसेसरीज भी, जैसे आपने वो सुना होगा कि रात को गए और उन्होंने आवाज नहीं आई बंदूक से चलने की, क्यों? क्योंकि साइलेंसर लगा हुआ था। आपने अब तो नेटफ्लिक्स वगैरह देख लिया, तो एक साइलेंसर नाम की चीज होती है जो ऊपर से ऐसे कस देते हैं। ठीक है, तो वो जैसे बाइक में होता है ना, बाइक की अगर साइलेंसर हटा दो तो इतनी तेज आवाज आएगी कि आप पे सुनी भी नहीं जाएगी। ठीक है, जो कि बुलेट के साथ कर देते हैं, वो आते हैं रॉयल एनफील्ड बुलेट, उसमें कर देते हैं। लेकिन अगर
साइलेंसर लगा दो बंदूक पे, तो आवाज आती है पर बहुत कम आती है, ऐसे ऐसे करके आवाज आती है। और अगर बंदूक हो तो फिर आपको पता ही है कैसी आवाज आती है, ठीक है। तो वो एसेसरी भी इसमें फायर आर्म में इंक्लूड हो जाएगी, ठीक है। पार्ट्स एंड जो ये हमने पढ़ाई था आर्म्स में, पार्ट्स एंड मशीनरी फॉर मैन्युफैक्चरिंग फायर आर्म्स, तो फायर आर्म्स बनाने के लिए जो मशीनरी यूज हुई है वो भी इंक्लूड हो जाएगी उसमें। कैरेजेस, प्लेटफॉर्म्स, अप्लायंस फॉर माउंटिंग, ट्रांसपोर्टिंग एंड सर्विस आर्टिलरी, जैसे कि बहुत सारी चीजें होती हैं। जैसे टैंक की बात कर रहे हैं, टैंक के ऊपर एक फायर आर्म लगा हुआ है, तो वो टैंक जो है वो भी उसमें इंक्लूड हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से इसको समझेंगे हम। अब उसके बाद आते हैं सीधे हम एम्यूनिशन पे। एम्यूनिशन कुछ नहीं है, एम्यूनिशन इज अ गोला बारूद। कि मैंने तो आपको बताया था ना कि वो सांभा को मारने के लिए कुछ कारतूस चाहिए था, ठीक है, जो उनके यहाँ पे लगा रहता है ना, जैसे कि पहले तो होते थे वो, आपने अभी एनिमल मूवी देखी हो, तो उसमें वो इतनी बड़ी गन लेके बैठा हुआ था, रणवीर कपूर, रणबीर कपूर। तो उसमें पीछे से वो निकलती है ना, शेल्स निकलते हैं, वो शेल्स होते हैं कारतूस के, क्योंकि वो गोली ही डलेगी तभी जाके। आप खाली बंदूक चलाते रहिए, नथिंग। लेकिन अगर आपने उसमें वो डाल दिया, कारतूस डाल दिया, ठीक है, शेल्स डाल दिए, गोली डाल दी, वो क्या हुआ, वो हो गया एम्यूनिशन, ठीक है। तो यही है। तो मीन्स एम्यूनिशन फॉर एनी फायर आर्म, यही मैंने बोला ना कि उस बंदूक के लिए कुछ ना कुछ तो कारतूस चाहिए, तो उसे गोला बारूद, एक्चुअली एम्यूनिशन को हिंदी में अगर ट्रांसलेट किया जाए तो इट इज बीइंग कॉल्ड गोला बारूद। तो रॉकेट्स, बॉम्ब्स, ग्रेनेड्स, शेल्स, अदर मिसाइल्स, ठीक है। आर्टिकल्स डिजाइन फॉर टॉर्पीडो सर्विस एंड सबमरीन माइनिंग, तो वो सब जो डिफेंस में यूज होती है, डिफेंस मतलब डिफेंस सर्विसेज में, ठीक है। तो वो सब एम्यूनिशन की तरह यूज आती हैं, इनको हम एज अ किसी और चीज में डाल के, फायर आर्म में डाल के यूज करते हैं, ठीक है। रॉकेट जो है, रॉकेट अपने आप थोड़ी छोड़ देंगे, उसके लिए एक लॉन्चर चाहिए होगा। बॉम्ब जो है, बॉम्ब को भी फोड़ने के लिए कुछ ना कुछ इंस्ट्रूमेंट चाहिए होते हैं, ठीक है। ये सब हो गया। अदर आर्टिकल्स कंटेनिंग और डिजाइंड और अडेप्टेड टू कंटेन एक्सप्लोजिव, तो इसको इन्होंने थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर दिया कि जो आर्टिकल्स जो एक्सप्लोड हो सकते हैं या फिर फल्मिनेट कर सकते हैं, या फिर जो नॉक्सिस लिक्विड गैस और थिंग, और वेदर कैपेबल ऑफ यूज विद फायर आर्म्स और नॉट, भले ही वो फायर आर्म्स के साथ यूज हो या ना हो, उसको भी इन्होंने इंक्लूड कर दिया है। तो वाइडर डेफिनेशन दी है, ठीक है। क्योंकि मैंने बोला था ना आपको, इंक्लूड्स लिख रखा है, देखो यहाँ पे फिर से। इंक्लूड्स को यही है कि वो सारी चीजें कवर करना चाहते हैं, सिर्फ यहीं तक लिमिट नहीं करना चाहते। फिर चार्जेस फॉर फायर आर्म्स एंड एसेसरीज ऑफ सर चार्जेस, फ्यूजेस, फ्रिक्शन ट्यूब्स, पार्ट्स एंड मशीनरी, जो कि अभी डिस्कस किया था कि मशीनरी भी आ जाती है जो एम्यूनिशन बनाने के लिए हुआ, ठीक है। सच इंग्रेडिएंट्स एम्यूनिशन सेंट्रल गवर्नमेंट जो बैन है, ठीक है। तो ये सब हो गया। फ्रिक्शन ट्यूब्स भी होती हैं उसको यूज करने के लिए, फिर वो उसमें टेक्निकलिटी में जाना पड़ेगा, उसको कोई मतलब नहीं है, अपने को बस याद करने से मतलब है कि ये चीज होती है, ठीक है। चार्जेस फॉर फायर आर्म्स, मतलब चार्जेस मतलब ये नहीं कि वो मॉर्गेज चार्ज वो वाला नहीं, जैसे कि वही जो मैंने बोला ना, चार्जेस, जो शेल्स होते हैं, तो शेल्स को ये चार्जेस बोल रहे हैं, तो वो भी उसमें इंक्लूड हो जाते हैं, क्योंकि शेल्स बहुत रेलेवेंट होते हैं वो फॉरेंसिक टीम के लिए, ठीक है। तो ये हो गया। अब यहाँ पे ना हम कुछ और चीज समझते हैं। एक तो डीएम में जो है, डीएम में कमिश्नर ऑफ पुलिस हैज बीन अपॉइंटेड, मीन्स कमिश्नर ऑफ पुलिस, या फिर डेप्यूटी कमिश्नर, डीसीपी भी जोड़ दिया इन्होंने, ठीक है। तो ये हम थोड़ा याद समझ लेंगे कि डीसीपी भी इसमें इंक्लूड होता है। अब इसमें लाइसेंसिंग अथॉरिटी में ऑफिसर जो अपॉइंट किए वो तो है ही, और साथ में जो इंक्लूड द गवर्नमेंट भी है, गवर्नमेंट भी आ जाती है। अब सबसे बड़ी बात है कि आप ये समझें कि क्या जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट्स होते हैं, जो अपने जजेस बनते हैं, राजस्थान जुडिशियल सर्विस या हरियाणा जुडिशियल सर्विसेज या फिर यूपी जुडिशियल सर्विसेज, वो नहीं कवर्ड इसमें मजिस्ट्रेट। ओनली एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, कौन, जो कि डीएम हो गए या फिर पीसीएस या आईएएस जो होता है, ठीक है। उनके पास दोनों पावर होती है, एक रेवेन्यू की होती है और एक पीस एंड ऑर्डर को कर्टेल करने की होती है, ठीक है। तो उसमें मेंटेन करने की होती है कर्टेलिंग। तो वहां पे जो मजिस्ट्रेट है वो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट हो जाएंगे सारे। एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट कौन से होते हैं, यही एसडीएम, डीएम, एडीएम, ये सब होते हैं। इनके पास ही पावर होती है, और आप अगर लाइसेंस की एप्लीकेशन भी देते हैं तो उन्हीं के पास ही जाती है, ना कि कोर्ट में जाती है, ठीक है। ये क्लैरिटी है। फिर उसके बाद प्रोहिबिटेड कुछ नहीं है, प्रोहिबिटेड एमिशन, एमिशन की डेफिनेशन है, प्रोहिबिट किसने कर दिया है, प्रोहिबिट कर दिया है गवर्नमेंट ने, एक डाल के कि भाई ये तो आप किसी भी तरीके से लाइसेंस का ले नहीं सकते। अब आप कहोगे जी मुझे डिफेंस करना है लेकिन मुझे टैंक चाहिए घर में करने को, ये कैसी बात है, अनरीजनेबल बात है, ठीक है। या फिर आप बोलोगे मुझे AK-47 चाहिए मुझे अपने आप को बचाने के लिए, एक पिस्टल चाहिए एक रीजनेबल अमाउंट, तो वो प्रोहिबिट नहीं कर रखी होगी, जैसे देसी कट्टा हो गया, ये सारी चीजें हो गई, ये सब जो है प्रोहिबिटेड नहीं है, ठीक है। उनको फिर लाइसेंस लेके फिर उसको भी चाहिए,
नॉन प्रोहिबिटेड को भी, लेकिन प्रोहिबिटेड के लिए लाइसेंस भी नहीं काम करता। ठीक है। तो डेफिनेशन सेम ही है कि मीन्स एनी एम्यूनेशन कंटेनिंग डिजाइन और नोक्सिस रॉकेट फॉर्म टॉर्पेडो सर्विस, वो सेम ही है एम्यूनेशन वाली। ठीक है। प्रोहिबिटेड आर्म्स मीन्स होता है कि फायर आर्म्स सो डिजाइंड, जो कि मैंने आपको बताया ना, सेम आर्म्स हो गई, बहुत सारी हो गई, लाठी भी हो गई, ब्लेड भी हो गया, वो सारी चीजें हो गई, लेकिन उसको रखने में, घर में ब्लेड होता ही है दाढ़ी काटने के लिए, अब उसको तुम ये थोड़ी कह दोगे कि भैया आर्म्स एक्ट में चलो अंदर, ऑब्वियसली नॉट। ठीक है। तो उसमें कुछ प्रोहिबिटेड फायर आर्म्स को जो है उन्होंने वो कर रखा होगा, क्योंकि फायर आर्म्स भी इसमें इंक्लूड होती हैं आर्म्स में ही, तो इसलिए फायर आर्म्स को अलग से इन्होंने डिफाइन नहीं कर रखा, प्रोहिबिटेड फायर आर्म्स को। ठीक है। फायर आर्म्स को वैसे अलग से डिफाइन कर रखा है, जो कि हमने देखा था अभी 2E में। ठीक है। ये रहा। तो प्रोहिबिटेड आर्म्स को भी पढ़ने की कुछ ज्यादा जरूरत नहीं है। एज अ प्रेशर अप्लाई टू ट्रिगर मिसाइल्स कंटिन्यू डिस्चार्ज, तो जब तक भी वो ट्रिगर अप्लाई किया गया है तब तक वो डिस्चार्ज ना होती है, उसको रोक ना दिया जाए, तब तक फिर वो उसमें ही इंक्लूड हो जाती है प्रोहिबिटेड फायरआर्म्स। वेपन्स ऑफ एनी डिस्क्रिप्शन डिजाइन टू एनी नॉक्सियस लिक्विड गैस इंक्लूड्स आर्टिलरी एंटी एयरक्राफ्ट एंटी फायर टैंक फार्म अदर सेंट्रल गवर्नमेंट जो नोटिफाई करे प्रोहिबिटेड फायर आर्म्स के लिए। ठीक है, ये तो मैंने बोला। अब कुछ नहीं है, फिर पब्लिक सर्वेंट सेक्शन 21 आईपीसी है ही। ट्रांसफर है ग्रामेटिकल वे इंक्लूडिंग लेटिंग हायर लैंडिंग गिविंग पार्टिंग विद पोजेशन। ये हमने खूब ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट में पढ़ा है कि ट्रांसफर का मतलब क्या होता है, कि किसी को दे देना, किसी के साथ पार्ट ऑफ पोजेशन करना, असाइन कर देना किसी के साथ। वो जो पोजेशन है आप किसी के साथ शेयर कर रहे हो, उसके पास मतलब पावर होनी चाहिए उसको यूज करने की। ठीक है। तो वो भी ट्रांसफर में आ जाएगा। इन सबको प्रोहिबिट किया गया ना सेक्शन 3 में, 4 में, आगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है सेक्शन, ये सब सेक्शन, ये 2 जो है, 2 का 2। फॉर द पर्पज द लेंथ ऑफ बैरल ऑफ अ फायर शैल बी मेजर्ड फ्रॉम द मजल टू द पॉइंट टू विच चार्ज इज एक्सप्लोडिंग ऑफ फायर। तो ये आप ना थोड़ा सा अच्छे से पढ़ लें कि क्या लेंथ कब से कहां से लेके कहां तक उसकी करी जाएगी, मजल टू द पॉइंट एंड विच द चार्ज इज एक्सप्लोडेड ऑन द फायर। तो आई थिंक मुझे लगता है कि जहां से शुरू हुई है बंदूक और उसके आगे तक जहां से वो गोली छूटती है, वहां से वहां तक की जो है मजल होती है। टेक्निकल मुझे इतना ज्यादा पता नहीं है, लेकिन इसको मुझे लगता है कि ये पूछ सकते हैं कि क्या लेंथ होती है। ठीक है। और उसके बाद 3 में 4 में कुछ नहीं है, वो बस एक बेसिक एक्सप्लेनेशन है कि ये ऐसा होता है वैसा होता है। ठीक है। अब इसके बाद आता है चैप्टर 2। चैप्टर 2 को मैंने एक प्रेजेंटेशन में डिवाइड कर रखा है, जो कि मैंने आपको बताया था कि लाइसेंस, प्रोहिबिशन और पावर। ठीक है। तो लाइसेंस है आपका 3, 4, 5, 6 और 10। प्रोहिबिशन है 7, 8, 9 और 11, 12 हो गए आपके पावर्स। ठीक है। तो ये आपका चैप्टर 2 में दे रखा है, जहाँ पे कि आपका ये जो ये सारी चीजें जो हैं, जो कि हमने डिस्कस की है, एक्विजिशन, पोजेशन, मैन्युफैक्चरर, एक्विजिशन, पोजेशन, मैन्युफैक्चर, एक्सेल, एक्सपोर्ट, ट्रांसपोर्ट आर्म्स ऑफ आर्म्स एंड एम्यूनिशन। ठीक है। तो इनको ही इन्होंने डिस्कस किया कि किसके लिए लाइसेंस चाहिए, क्या प्रोहिबिटेड है, किसके लिए क्या पावर है, किस कहाँ पे रेस्ट्रिक्ट कर सकते हैं, क्योंकि कोई जरूरी थोड़ी है कि सब में अलाउ कर रखा है। जैसे आपने देखा होगा ना, एक बहुत छोटा सा एग्जांपल है कि इलेक्शन के टाइम पे सारे जो जितने भी लाइसेंस्ड रिवॉल्वर्स होती हैं सब मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट में डिपॉजिट हो जाती हैं, तो वो सब भी इसमें ही डील होती है। ठीक है। तो हम आगे इसको इसको पढ़ते हैं, सेक्शन 3 से स्टार्ट करें। ठीक है। तो बेयर एक्ट पढ़ने से पहले हम ये समझते हैं कि चैप्टर 2 को हम कैसे डिवाइड कर सकते हैं, कैसे याद कर सकते हैं, क्योंकि ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर हो गया है इसका। क्योंकि ये जो प्रोसीजरल पार्ट है 19 to 24B, उसमें ऐसा कुछ है नहीं। ठीक है। वहां पे बस वो पुलिस का क्या तरीका होता है प्रोडक्शन कर सकते हैं लाइसेंस के, जैसे कि मोटर व्हीकल्स एक्ट में होता है ना कि हम गाड़ी चला रहे हैं और उनसे हमने लाइसेंस मांग लिया, लाइसेंस दिखाओ गाड़ी चलाने का, तो ऐसी लाइसेंस मांग सकते हैं। या फिर हम उसको एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट उसमें सर्च एंड सीजर कर सकता है, पुलिस ऑफिसर कर सकता है, या फिर बैन किया है सेक्शन 4 में, अगर किसी भी पीस एंड इंटरेस्ट की वजह से, तो वहां पे उसका प्रोडक्शन जो है कि पुलिस ऑफिसर के साथ जमा करना है, तो वो सब प्रोसीजर दे रखा है उसमें, इतनी सी बात है। तो ऐसा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, वो एक कहानी की तरह याद हो जाएगा। लेकिन जो सेक्शन 3 से लेके 12 तक दे रखा है, वो उसको हमें डिवाइड करके उसको पढ़ना बहुत जरूरी है। ठीक है। तो ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है हमारी टीचिंग का भी कह सकते हैं, पढ़ने का भी, आर्म्स एक्ट का, और उसके 4 से 5 क्वेश्चन सॉल्व करने का। ठीक है। तो सबसे पहले मैंने डिवाइड किया है, आप भी बना सकते हैं अगर आपका मन है तो। लाइसेंस जो है सेक्शन 3, 6
3 to 6, यही तो मैंने बोला, 3, 4, 5, 6, अगर आप भी एक्ट में देखेंगे तो आपको दिख जाएगा 3, 2, 4, 5, 6 और 10। ठीक है, ये लाइसेंस की बात करता है। प्रोहिबिशन 7, 8, 9, और पावर हो गई सेक्शन 11 एंड 12। ठीक है, अब इसके बाद हम मूव करते हैं सबसे पहले लाइसेंस को लेकर। तो इसमें कितने सेक्शन हो गए? 5। 3, 4, 5, 6, 10। ठीक है, अब इन्होंने कैसे कैसे उसको एक्सप्लेन कर रखा है। अब आप ये बताओ, लाइसेंस जो होता है, लाइसेंस क्या होता है? पहले उसकी हम एक बेसिक समझ लेते हैं कि लाइसेंस है कि इसका मतलब कुछ चीज प्रोहिबिटेड है और आपको उसकी परमिशन चाहिए। आप इसको लीज और लाइसेंस में नहीं करना। लाइसेंस हो गया जैसे कि आप ये मानो गाड़ी चलाना, तो 18 से नीचे वाले को तो गाड़ी चला ही नहीं सकता वो, क्योंकि उसको लाइसेंस मिलना ही अलाउड नहीं है। ऐसे ही यहाँ पे 21 है। ठीक है, यहाँ पे 21 ईयर्स है वो जो एज लिमिट है, उससे नीचे तो लाइसेंस मिल ही नहीं सकता। ठीक है, तो जो 21 ईयर्स दे रखी है उससे नीचे वाले तो लाइसेंस है ही नहीं उनके पास। उससे ऊपर जो है, ऐसा नहीं कि वो 21 के हुए और आप बंदूक चला सकते हो, ऑब्वियसली नॉट। उसके लिए हमें लाइसेंस चाहिए। लाइसेंस क्यों चाहिए? क्योंकि हर किसी को अगर हमने बंदूक बांट दी तो फिर जो पीस एंड ऑर्डर है ना, उसके तो हो गए सत्यानाश। ठीक है, तो इसलिए वहां पे एक प्रोसीजर फॉलो किया जाता है कि आप क्यों जरूरत है, क्या आपके डॉक्यूमेंट्स हैं, कितने आपके पास ऑलरेडी चीजें हैं। आपको ये रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करने पड़ेंगे। कुछ कंडीशंस होती हैं कि जब भी एमसीसी लगेगा, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगेगा, आपको डिपॉजिट करना पड़ेगा। अगर कोई भी दंगा फसाद आपके एरिया में होता है तो फिर डिपॉजिट करना पड़ेगा। तो ये सारी चीजें आपको थॉरोली फॉलो करनी पड़ेंगी, अदरवाइज तो फिर पेनल्टीज वगैरह हैं या फिर जेल भी हो सकती है उस केस में। ठीक है, तो लाइसेंस कुछ ही केसेस में मिलता है, हर किसी को नहीं मिल सकता। अगर हर किसी को मिलने लगा तो फिर तो काम हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, उसी को उन्होंने लाइसेंस दे रखा है कि किस किस चीज के लिए। अब ये बताओ, लाइसेंस किस किस चीज के लिए मिल सकता है बिना हमें देखे, बिना पढ़े हम सोचें कि बेसिक अंडरस्टैंडिंग कि किस किस चीज के लिए मिल सकता है। एक्वायर करने के लिए जो हमने पढ़ा है, ठीक है, पोजेस करने के लिए, यूज करने के लिए, या फिर मैन्युफैक्चर करने के लिए, सेल करने के लिए, ट्रांसपोर्ट करने के लिए, इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने के लिए। ठीक है, और एक ये शॉर्टनिंग ऑफ गन्स, इसके लिए लाइसेंस तो नहीं होता, लेकिन बस ये वो है, इमिटेशन जो है ना उसको भी यूज करने के लिए हम सेक्शन 6 थोड़ा अच्छे से पढ़ेंगे, क्योंकि वो थोड़ा सा पेचीदा सेक्शन है, जिसको डिस्कस करना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो सबसे पहले आते हैं हम सेक्शन 3 पे। ठीक है, एक्विजिशन ऑफ फायर आर्म्स। आप पहले से उतार सकते हैं कि ऐसे ऐसे हम डिवाइड कर सकते हैं। लाइसेंस को हमने डिवाइड कर लिया, इसके 5 सेक्शन हो गए, 3, 4, 5, 6, 10। ठीक है, उसमें एक्विजिशन ऑफ फायर आर्म्स एंड एम्यूनिशन आ गया पहला। दूसरा हो गया एक्विजिशन एंड पोजेशन ऑफ आर्म्स स्पेसिफाइड डिस्क्रिप्शन, कुछ स्पेसिफिक स्पेसिफाई कर रखे हैं गवर्नमेंट ने उनको। अगर एक्वायर और पोजेस करना है तो उसके लिए लाइसेंस अलग से मिलेगा। वो डिस्क्रिप्शन का मतलब होता है कि कोई सर्कमस्टांसेस ऐसे क्रिएट हो गए उस एरिया में जहां पर आप रह रहे हो, तब आपके पास उसके लिए लाइसेंस है कि नहीं। ठीक है, मैन्युफैक्चर, सेल, ट्रांसफर एक्सेट्रा ऑफ आर्म्स एंड, तो यही मैंने बात करी थी कि भाई कोई बेचेगा खरीदेगा भी तो। जब आप कोई यूज कर रहा है, कोई पजेस कर रहा है, किसी के पास जा रहा है, कोई ट्रांसफर कर रहा है, तो वो कहीं ना कहीं से खरीदा गया होगा, घर में तो बना नहीं सकते, दैट इज नॉट अलाउड। तो वो कहीं ना कहीं से लिया गया है, तो वो हो गया मैन्युफैक्चर, सेल, उसको भी लाइसेंस की जरूरत है। जो डीलर होगा, मैन्युफैक्चरर होगा, उनको। शॉर्टनिंग ऑफ गन्स एंड इमिटेशन ऑफ फायर आर्म्स। आप ये नहीं कर सकते कि उस गन की, जैसे मान के चलो, एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं कि गाड़ी है हमारे पास, गाड़ी हमने ली व्हाइट कलर की, तो उसकी जो आरसी पे ना व्हाइट कलर लिखा रहता है, और मान के चलो हमने उसको अब करा लिया ऑरेंज, या फिर करा लिया उसको बीच कलर का। ठीक है, और वो हमने आरसी में चेंज नहीं कराया। ठीक है, तो क्या वो पेनल्टी के लिए है लाइबल? ऑब्वियसली इट इज लाइबल, क्योंकि आप एक लाइसेंस के तरीके से आरटीओ का टैक्स दिया होगा आपने, उस तरीके से आपसे चीजें चीजें ली गई हैं, और एक सेफ्टी स्टैंडर्ड्स होते हैं, आपको उसे पब्लिक यूज में लाएंगे। ठीक है, पब्लिक उससे इम्पैक्ट होगी, तो आपको उसके लिए एक परमिशन चाहिए होगी गवर्नमेंट से कि क्या सर हम इसको कलर चेंज करा सकते हैं, वो कहेंगे हाँ करा सकते हो, तो फिर एक नई आरसी के लिए अप्लाई करना पड़ेगा, और जहाँ पे उसका कलर वो जो भी आप चेंज कराना चाहते हैं, ग्रीन, ब्लू, रेड, उसको वो लिख के आएगा। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे है। तो आपको बंदूक है, लंबी सी बंदूक है, और आपने कहा कि इसको छोटी कर लेता हूँ, ये मेरे जेब में आती नहीं है, तो आपने क्या किया, उसके जो बेसिक फीचर्स हैं उसको आपने चेंज कर दिया, और यू हैव चेंज ऑल द अदर थिंग्स, और उसके लिए परमिशन आपने ली, तो फिर वो भी लाइसेंस चाहिए उसके लिए। ठीक है, या फिर आपने फायर आर्म जैसा घर पे बैठे बैठे, आजकल बहुत बन जाता है, यूट्यूब पे वीडियोज मिल जाती है खूब, कि घर पे बैठे बैठे आपने जो भी चीजें चाहिए होती हैं माल, अब आजकल तो लोग बम बम भी बनाने लगे हैं घर पे बैठे बैठे। तो अगर आपने वो बना लिया और उसके जैसा लगा, भले ही वो फूटे ना, भले ही आपने वो
फूटने लायक ही ना हो तब भी वो इसमें लायबल हो जाएगा, कि आपने इमिटेशन तो करी ना, रिजेंबल तो करा ना उसके जैसा। ठीक है, तो वो सेक्शन 6 में आ गया। 10 में इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट। इम्पोर्ट एक्सपोर्ट पता ही है आपको, कि बाहर देश से जाना है, एक्सपोर्ट हो गया, बाहर देश से आना इम्पोर्ट हो गया, उसके लिए भी लाइसेंस चाहिए। वो तो बहुत मैंडेटरी है। ठीक है, अब उसके बाद हम आ जाते हैं इसके थोड़ा सा इनसाइड। जो सेक्शन 3 कहता है कि आपको एक्वायर करने के लिए, प्रोजेस करने के लिए, किसी भी फायर आर्म और एम्यूनिशन के लिए एक लाइसेंस की जरूरत है। तो इसमें लिखा हुआ है ना कि नो पर्सन शैल एक्वायर, तो यहाँ पे नेगेटिव लैंग्वेज लिखी हुई है कि जनरल रूल ये है कि कोई भी लोग आर्म्स और एम्यूनिशन को एक्वायर या पोजेस करेंगे ही नहीं। ठीक है, लेकिन एक केस में, जो कि ये है कि लाइसेंस मिला हुआ है आपको उस चीज के लिए, गवर्नमेंट ने परमिशन दे रखी है, लाइसेंस इज लाइक गवर्नमेंट्स परमिशन इज देयर विद यू टू होल्ड और एक्वायर दैट लाइसेंस, सॉरी, दैट आर्म्स एंड एम्यूनिशन, तब आप उसे होल्ड कर सकते हैं। तो यही लिखा हुआ है कि अनलेस ही होल्ड्स इन दिस बिहाफ ऑफ लाइसेंस। तो बिहाफ लाइसेंस का मतलब ये नहीं होता कि आप उसके ऑनर हो जाते हो, क्योंकि वो एक 3 साल के, आपको 5 साल हो गया, पहले 3 साल हुआ करता था, तो वो 3 साल बाद रिन्यू होता है या 5 साल बाद रिन्यू होता है। ठीक है, तो वो आपको उस प्रोविजन के रूल्स के हिसाब से चलना पड़ेगा, बहुत सारी कंडीशंस होती हैं। आपको क्या लगता है कि बंदूक तो कोई भी रख लेगा? उसके लिए इतने सारे रूल्स एंड रेगुलेशन, एक बर्डन हो गया। इट इज लाइक हैविंग अ पेट इन योर होम, क्योंकि कोई और यूज ना कर ले, घर में बच्चा यूज ना कर ले, या फिर एक्सेसिवली आप उसको प्राइवेट डिफेंस को एक्सीड ना करें। ठीक है, तो ये सारी रेस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं। तो वहां पे वो रूल्स एंड रेगुलेशंस के हिसाब से चलना पड़ता है। फिर वो जब दंगा फसाद होगा उसको डिपॉजिट कराओ थाने में जाके, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट होगा तो उसमें थाने में जाके जमा कराओ। तो ये सारी चीजें जो है रेस्पॉन्सिबिलिटी में आती है। प्रोवाइडेड दैट अ पर्सन में विदाउट हिमसेल्फ विदाउट होल्डिंग कैरी एनी फाइन, तो जो रिपेयर और रिन्यूअल के लिए जो है, जैसे मान के चलो हमारे खराब हो गया या उसमें कुछ प्रॉब्लम आ गई, वो चल नहीं रहा, जंग लग गई, ठीक है, तो हम उस किसी और के पास ले गए, अब उसके पास छोड़ना पड़ेगा 2-3 दिन के लिए। अब वो क्या, उसके लिए जाएगा, लाइसेंस लेके आएगा, और फिर उसके बाद वो उसको होल्ड करेगा 3 दिन के लिए, फिर वो लाइसेंस उसका रद्द होगा, फिर आपके पास आएगा, ऑब्वियसली नॉट। पर वो रिपेयर और रिन्यूअल के लिए किसी आदमी के पास दे सकते हो, जो कि एक ऑथराइज्ड पर्सन होगा कि हाँ मैं इसको सही कर सकता हूँ, रिटन अथॉरिटी होगी उसके पास ऑफ द होल्डर फॉर रिपेयर रिन्यूअल और लाइसेंस, तो ये तो उसमें कर सकते हैं, अदरवाइज आपको लाइसेंस की जरूरत है। नॉट स्टैंडिंग एनी, तो इसमें 2 फायर आर्म हो गया। मैंने आपको भी बताया था कि पहले मैक्सिमम 3 रख सकते थे आप अपने पास, कोई इंडिविजुअल जो है, अब वो 2 हो गया है। ठीक है, अब ये कमेंसमेंट की बात है कि जब वो 1983 में आया था, तब आपके पास 3 से ज्यादा थे या 4 थे, तो उसको फिर वो सबमिट करना पड़ा, सरेंडर करना पड़ा, तो वो सारी चीजें तो अब हमारे लिए कोई रेलेवेंट नहीं है। मुझे लगता भी नहीं कि इसमें से कुछ पूछेंगे भी। ठीक है, ये भी कमेंसमेंट की बात करता है, दोनों ही बात करते हैं 2019 में, क्योंकि 2019 में क्या हुआ, पहले 3 होते थे ना, आप उसके बाद 2 कर दिए, तो फिर एक तो हो गया, अब आप उसके लिए इलीगल पोजेसर हो गए उसके, तो आप उसको फिर जमा करके आओगे एसएचओ के पास या फिर डीएम के पास, वॉट एवर द केस में भी। ठीक है, तो वो भी आपका एक्सपायरी, ये 1 ईयर, 1 साल के अंदर अंदर करना है, यहाँ पे भी इतना ही करना है। ठीक है, लाइसेंस डीलर के साथ भी कर सकते हो कुछ केसेस में। ठीक है, प्रोवाइडेड दैट while granting arms license inheritance और heirloom basis the limit of 2 files shall not be exceeded, तो वो भी है कि अगर आपके पास, जैसे मान के चलो बच्चे के पास ऑलरेडी 2 थे, और अब वो किसी, उसके जो फादर या जो भी थे जिनके पास होल्डर थे, वो उसके एंसेस्टर थे या फिर जिनसे सक्सीड करा उसने, और वहां पे उसके पास ऑलरेडी 2 थे और फिर एक और आ गया 3, तो फिर वो भी लिमिट जो है वो 2 एक्सीड हो गई, तो इसका मतलब उसे भी सबमिट कराना पड़ेगा, सरेंडर कराना पड़ेगा। ठीक है, अब उसके बाद मान के चलो, अब ये क्या है, हर किसी इंडिविजुअल को होगा? ऑब्वियसली नॉट, कोई राइफल एसोसिएशन का होगा, डीलर होगा, इनके पास तो ऑलरेडी 50-50, 60-60 होते हैं, दुकानें होती हैं ना आर्म्स की, तो वहां पे वो तो डील कर ही सकता है। तो वो सब सेक्शन 2 को नॉट स्टैंडिंग कर दिया, यहाँ पे यही है, सेंट्रल गवर्नमेंट जिसको अलाउ करेगी ये सब करने के लिए, टारगेट प्रैक्टिस के लिए, फिर किसी भी वो होते हैं ना अकेडमीज होती हैं, प्राइवेट अकेडमीज भी होती हैं, तो वहां पे तो अलाउ कर ही सकते हैं। ठीक है, तो ओवरऑल कहने का मतलब ये है कि गवर्नमेंट की परमिशन चाहिए हर चीज के लिए, क्योंकि लाइसेंस चाहिए। ठीक है, द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 2 डिपॉजिट ऑफ फायर आर्म्स अप्लाई इन रिलेशन टू डिपॉजिट ऑफ एनी आर्म, तो इसमें ऐसा कुछ कुछ है नहीं पढ़ने लायक, तो इसको छोड़ देते हैं। अब ये है फोर्थ, क्योंकि हमने बोला था ना 3, 4, 5, 6, 10, तो फोर्थ, इफ द सेंट्रल गवर्नमेंट इज ऑफ ओपिनियन दैट हैविंग रिगार्ड टू द सर्कमस्टांसेस प्रिवेलिंग, मैंने बोला था ना कि कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस क्रिएट हो गए हैं उस एरिया में, तब क्या होगा, तब है कि it is necessary or in expedient public and the acquisition possession should be also be regulated, कि और उसको और स्ट्रेस टाइटन किया जाए या फिर और स्ट्रिक्ट बनाया जाए। ठीक है, तब
उस केस में आपको वो जो परमिशन है, अगर आपके पास उस लेवल का भी लाइसेंस है, तभी आप उसको होल्ड कर सकते हैं, अदरवाइज तो वो होल्ड नहीं कर सकते। ठीक है। उस लेवल का लाइसेंस मतलब कि मान के चलो कि राइफल का लाइसेंस था आपके पास, और उन्होंने कहा कि अब सिर्फ पिस्टल अलाउड है इस एरिया में, क्योंकि राइफल इज समथिंग विच कैन कॉज मोर डैमेज। या फिर AK-47 की बात करें, किसी को AK-47 का लाइसेंस मिला हुआ है, ऑब्वियसली नहीं है, पर एक जस्ट एग्जांपल ले रहे हैं। AK-47 का लाइसेंस मिला हुआ है, तो AK-47 कैन कॉज डैमेज। वो जितना मुझे पता है वो 1 मिनट में 47 शॉट कर देती है ना, एक साथ। तो वो तो डैमेज क्रिएट कर सकता है, यू कैन किल मास। तो वहां पे उसको भी रेगुलेट करके, तो फिर उसका लाइसेंस अगर आपको दिया गया है स्पेशली, तो ठीक है, अदरवाइज आपको फिर वहां पे वो भी सबमिट करनी पड़ेगी, जैसे सेक्शन 3 में। ठीक है। अब उसके बाद आते हैं मैन्युफैक्चर सेल एक्सेट्रा ऑफ आर्म्स। ठीक है। जो मैन्युफैक्चरर है वो क्या क्या करेगा, वो तो मैन्युफैक्चर करेगा करेगा, सेल भी करेगा, उसकी ट्रांसफर भी करेगा, रिपेयर भी करा सकता है, टेस्ट और प्रूव भी करा सकता है, उसको एक्सपोज कर सकता है, सेल के लिए डाल भी सकता है ना, बेच तो सकता ही है ना, एडवर्टीजमेंट कर सकता है उसका, ऑब्वियसली ओपन में नहीं, पर जिस तरीके से भी है उसको सेल के लिए डाल सकता है। तो जो भी पोर्टल दे रखा होगा उस पे, तो वहां पे उसके लिए भी आपको लाइसेंस की जरूरत है। ठीक है। ये लिखा हुआ देखो, देखो, सेल ट्रांसफर यूजिंग मैन्युफैक्चर ऑप्टेन प्रिक्योर सेल ट्रांसफर टेस्ट प्रूव अनलेस ही होल्ड्स द लाइसेंस इन दैट बिहाफ। ठीक है। जो लाइसेंस है तभी वो सेल भी कर सकता है, मैन्युफैक्चर, ट्रांसफर और जितने भी जो ट्रेडिंग के काम होते हैं ना, वो लाइसेंस के साथ ही कर सकता है। वेरी मच रीजनेबल, वेरी मच नॉर्मल, सबको ये कॉमन सेंस से पता है। ठीक है। अब उसके बाद आते हैं सेकंड पे, कि अगर मान के चलो कोई प्राइवेट यूज के लिए उसको ट्रांसफर करता है, ठीक है, किसी और पर्सन को, कि भाई अब मैं नहीं रख सकता, तो तीसरे पर्सन के पास लाइसेंस है कि नहीं है वो देखना पड़ेगा। तो यहाँ पे ये है ना कि नॉट, सबसेक्शन 1 को छोड़ दो, पर्सन विदाउट होल्डिंग लाइसेंस लॉफुली पोजेस फॉर हिज ओन प्राइवेट यूज। तो वो कोई ट्रेड तो नहीं कर रहा, कमर्शियल काम तो नहीं कर रहा। टू अनदर पर्सन, अब अनदर पर्सन तो किसी को भी कर दोगे क्या, नहीं ना। हु इज एंटाइटल्ड बाय वर्च्यू ऑफ एक्ट और एनी अदर लॉ फॉर द टाइम बीइंग फोर्स टू हैव इज नॉट प्रोहिबिटेड बाय द पोजेशन सच और आर्म्स और एम्युनिशन। ठीक है। तो वो उस उसमें ये वाला फिर जो सबसेक्शन 1 है वो नहीं लाए। ठीक है। लेकिन फिर भी उन्होंने एक प्रोवाइजो दिया है कि मान के चलो, आ, अगर आप ट्रांसफर कर रहे हो किसी तीसरे आदमी को, तो अब तीसरे आदमी को कर रहे हो तो वो कह रहा है कि जी मेरे पास लाइसेंस है, ये सब है, उससे भी एक एडिशनल उन्होंने प्रोवाइजो डाल दिया, एक सेफ्टी के हिसाब से, क्योंकि लाइसेंस होना इज अ डिफरेंट थिंग, दिखाना इज अ डिफरेंट थिंग, क्योंकि आप फैब्रिकेट कर सकते हो किसी डॉक्यूमेंट को। तो वहां पे उन्होंने और थोड़ा प्रिकॉशन बनाने के लिए कि उसका मिसयूज ना हो, कि लाइक क्योंकि आर्म्स कैन कॉज डैमेज टू द पब्लिक पीस। ठीक है। तो वहां पे उन्होंने कहा कि 45 डेज का टाइम दिया जाएगा उसको ट्रांसफर करने से पहले, अगर आप उसको डीएम को या एसएचओ को एक लेटर लिखते हैं कि जी मैं इस आदमी के लिए ट्रांसफर कर रहा हूँ, तो उसमें लिखा हुआ ही हैज इन्फॉर्म्ड इन राइटिंग डीएम हैविंग जुडिक्शन, या फिर चार्ज ऑफ नियरेस्ट पुलिस स्टेशन इंटेंशन टू, कब, जब उस सेक्शन 3 या 4 का उस आदमी के पास, जिसको हम बेच रहे हैं उसके पास वो लाइसेंस है या नहीं। तो अगर आपने डीएम को या फिर एसएचओ को बता दिया और 45 दिन तक वेट कर लिया कि सर, या तो उनका रिप्लाई आ जाएगा कि भाई ठीक है अलाउ, तो आप ट्रांसफर कर सकते हो, अगर नहीं रिप्लाई आता तो 45 दिन बाद आप कर सकते हो। ठीक है। तो अ पीरियड ऑफ नॉट लेस देन हैज एक्सपायर्ड आफ्टर गिविंग द सच इन्फॉर्मेशन, तब तक आप उसको ट्रांसफर नहीं कर। ठीक है। अब आते हैं सेक्शन 6 पे। No person shall shorten the barrel of a firearm or convert an imitation firearm into a firearm or convert from any category। तो उन्होंने कहा है कि किसी, तो जो बैरल होती है, बैरल डिफाइन किया था ना हमने, कहाँ से लेके कहाँ तक, थोड़ा सा पढ़ लेते हैं इसके बारे में भी फिर से, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यस, हियर इट इज। द लेंथ ऑफ बैरल ऑफ अ फायरआर्म शैल बी मेजर्ड फ्रॉम द मजल टू द पॉइंट एट विच द चार्जेस एक्सप्लोडेड ऑन द फायर। तो जहां से स्टार्ट हो गए वहां तक उसकी, जो जैसे कई बार होता है ना, आपने देखी होगी, एक तो वो मूवी थी गोलमाल 3, उसमें वो अजीब अजीब सी बंदूक लेके घूमते हैं, या फिर हेरा फेरी तो सबने देखी है। तो हेरा फेरी में भी वो बंदूकों की तरकश होती है, तो उसमें कितने लंबे लंबे उनके नोजल होते हैं, ठीक, मजल होते हैं। ठीक है। और उसको अगर वो काट देते हैं, छोटी कर देते हैं कि यार अब
क्योंकि जेब में रखने के लिए बड़ी दिक्कत आ रही है, कुछ भी हो रहा है तो उसको काट दिया, तो उसको भी हम प्रोहिबिट करते हैं, तो वो भी इसमें आ जाएगा। शॉर्टन द बैरल ऑफ अ फायर आर्म और कन्वर्ट एन इमिटेशन, तो वो तो हमने डिस्कस किया था कि उसकी जैसी एक बंदूक बना ली भले ही, इसमें ये इंपॉर्टेंट है, अनलेस ही होल्ड लाइसेंस मिलता है उसके लिए कि भाई आप ऐसा कर सकते हो, तो बात अलग है। हर चीज के लिए लाइसेंस मिल गया तब तो सब कुछ वैलिड है, अदरवाइज इट इज इलीगल, ठीक है। द एक्सप्रेशन इमिट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका सवाल पूछ सकते हैं। इमिटेशन फायर आर्म मीन्स एनीथिंग विच हैज अपीयरेंस ऑफ बीइंग फायर आर्म वेदर इट इज कैपेबल ऑफ डिस्चार्जिंग एनी शॉट, बुलेट और अदर मिसाइल और नॉट। भले ही वो वो काम जिसके लिए आपने इमिटेट किया है वो कर सकती है नहीं कर सकती है, इससे कोई मतलब नहीं है। इमिटेशन विल बी देयर है सेक्शन 6। अगर उसका लाइसेंस नहीं है तो यू विल बी पनिशेबल एंड यू हैव टू पे अ पेनल्टी और हैव टू गो इनटू जेल, ठीक है। अब ये जो सेक्शन 7, 8, 9 और इसके 11, 12 है, उसको हम अगली क्लास में करने की सोचते हैं, लेकिन उससे पहले 11, 12 को पढ़ लेते हैं क्योंकि बहुत छोटा है, ठीक है। पावर टू प्रोहिबिट इंपोर्ट और एक्सपोर्ट ऑफ आर्म्स एक्सेट्रा, तो हमने तीन में डिवाइड किया था, लाइसेंस, प्रोहिबिशन और पावर, ठीक है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है, पहली बात तो आप याद रखिए, जो भी कोई सवाल पूछा जाए पूरे एक्ट में कि किसके पास पावर है, सेंट्रल गवर्नमेंट, नो स्टेट गवर्नमेंट इज देयर, ठीक है, इट इज अ सेंट्रल एक्ट और सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है। बाय नोटिफिकेशन दैट प्रोहिबिट द ब्रिंगिंग इनटू और टेकिंग आउट ऑफ इंडिया आर्म्स और एम्यूनिशन टू ऑफ सच क्लासेस, कोई भी एक क्लास की, वही AK-47 को उन्होंने बोल दिया कि ये वो जो क्लास की 80, 47, 49 जो भी हैं, इनको अपना बाहर ले आ सकते हो ना अंदर ला सकते हो। भाई टेररिज्म बहुत होता है ना, तो सब रेगुलेशन फॉलो करके उन्होंने मंगा लिया, ठीक है। वो भी नहीं, अगर उन्होंने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने, उसको पावर है उनके पास, उसको आप अगर बैन कर दो तो बैन हो जाएगा, ठीक है। दूसरा है पावर टू रेस्ट्रिक्ट और प्रोहिबिट ट्रांसपोर्ट ऑफ आर्म्स, द सेंट्रल गवर्नमेंट मे बाई नोटिफिकेशन द ऑफिशियल गैजेट डायरेक्ट दैट नो पर्सन सेल ट्रांसपोर्ट ओवर इंडिया और एनी पार्ट ऑफ देयर एम्यूनेशन ऑफ सच क्लासेस, जो भी है वो कर दिया। प्रोहिबिट सच ट्रांसपोर्ट ऑल टुगेदर, या फिर पूरा भी कर सकते हैं या फिर पार्ट में भी कर सकते हैं, अनलेस ही होल्ड्स द लाइसेंस, ये तो सिंपल सी बात है। आर्म्स और एमिशन ट्रांसिट टू सीपोर्ट ट्रांसपोर्टेड विद इन द मीनिंग ऑफ सेक्शन, तो वो भी उसमें आ जाएगा। तो ऐसा ये सेक्शन में कुछ नहीं है 11, 12 में, बस सेंट्रल गवर्नमेंट, मुझे लगता है कि ये जो वर्ड है सेंट्रल गवर्नमेंट ये इंपॉर्टेंट है। 12 में ट्रांसपोर्टेशन की बात होती है, वो पार्ट में भी और फुल भी बैन कर सकते हैं। तीसरा है इसमें कि लाइसेंस है तो बात अलग है, अदरवाइज सेंट्रल गवर्नमेंट ने वो पूरी तरीके से बैन कर रखा है, तो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट भी अलाउड नहीं है, ठीक है। तो क्योंकि सेक्शन 10 का जो लाइसेंस वाला है ना, that we have left na, no person shall bring into or take out of India by sea, थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ, बाय सी लैंड एयर आर्म्स और एम्यूनिशन, उसमें है कि अनलेस ही होल्ड्स अ लाइसेंस, तो लाइसेंस तो भाई इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए भी चाहिए, तो एक ट्रेडिंग होती है, कमर्शियल बिजनेस होता है, ठीक है। अब यहाँ पे दो उन्होंने प्रोवाइजो दे रखे हैं, क्या क्या, कि अगर अ पर्सन, जो भी उन्होंने इस वर्च्यू एक्ट के वजह से उसको अलाउ कर रखा है या फिर किसी और एक्ट में अलाउ कर रखा है, तो फिर वो बिना लाइसेंस के भी उसको इंपोर्ट या एक्सपोर्ट कर सकता है, ठीक है। इज नॉट प्रोहिबिटेड बाय दिस एक्ट और एनी अदर लॉ, ठीक है, इन इस पोजिशन आंसर, तो वो मे विदाउट अ लाइसेंस उसको रीजनेबल क्वांटिटीज में अपने प्राइवेट यूज के लिए उसको इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर सकता है। ये हमने प्रोवाइजो देख लिया इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए, ठीक है। जनरली नहीं होता, इसीलिए आपने 11 में पावर दे रखी है कि अगर कोई क्लासेस हैं उनको भी सेंट्रल गवर्नमेंट पूरी तरीके से बैन कर सकती है, ठीक है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट। तो इसीलिए, क्योंकि आपको लगेगा कि यार अब तो बंदूक ला सकते हैं बाहर से, ऑब्वियसली नॉट, वो एक तरीका होता है, कुछ ही लोगों के अलाउड होता है, और दैट इज नॉट रीजनेबली और प्रैक्टिकली अलाउड, ठीक है। अ पर्सन हु बीइंग अ बोनाफाइड टूरिस्ट ऑफ अदर, मैंने बोला ना यूएस में एज अ फंडामेंटल राइट अलाउड सेकंड अमेंडमेंट के थ्रू, तो उनको अलाउड है, उसने कहा कि नहीं मैं तो भाई बंदूक लेके जाऊंगा अपना, इंडिया भी घूमने जाऊंगा, तो वहां पे अगर उसको अलाउड है और फिर गवर्नमेंट की उनकी खुद के ट्रीटीज हैं कि हाँ अलाउ कर सकते हो और आप उसको ला सकते हो कि उनको खतरा है या बहुत सारी चीजें हैं, तो वहां पे उसको भी टूरिस्ट को अलाउ कर सकते हैं। कौन टूरिस्ट है वो, कौन जो भी 6 महीने से कम के लिए रहता है इंडिया में और ही इज नॉट अ सिटीजन ऑफ इंडिया, ठीक है, वो टूरिस्ट होता है। ब्रिंग विद हिम इनटू द इंडियन आर्म्स तो क्वांटिटीज फॉर पर्पस ओनली फॉर स्पोर्ट एंड नो अदर यूज, ठीक है। कमिश्नर और कस्टम्स ऑफिसर्स जो होते हैं, अगर वो किसी भी एक्सीडिंग क्वांटिटी देखते हैं
आप एयरपोर्ट पे, सी पे या फिर लैंड के थ्रू, तो उसको वो डिटेन कर सकते हैं अगर उस वो जो एम्यूनिशन या आर्म है एक एक्ट के प्रोविजंस को फॉलो नहीं करता है। ठीक है, तो यही इसमें लिखा हुआ, मे डिटेन द आर्म्स और एम्यूनिशन इन द पोजेशन ऑफ सच आर्म्स अंटिल ही रिसीव द ऑर्डर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। तो ये हमारा क्या क्या हो गया, ये हो गया 11 12। और उसके बाद ये भी कुछ ऐसा नहीं है, उसके बाद बेसिक एक्सप्लेनेशन किया है, तो इसमें कुछ करने लायक नहीं। ठीक है, तो अभी के लिए आज हम इतना ही करते हैं। फिर उसके बाद अगली क्लास में हमारा एक तो प्रोहिबिशन रह गया, सेक्शन 7 8 9, और उसके बाद रह गया आपका ये प्रोसीजर एंड पावर्स, चैप्टर 4। ठीक है, तो ये आ गया। उसके बाद कुछ लैंडमार्क केसेस भी हैं, इसके वो लेके ज्यादा नहीं है, पर वो इंपॉर्टेंट है, अगर हमारे वो सिलेबस के से रेलेवेंट है तो उसको हम डिस्कस करेंगे लास्ट क्लास में। तो 2 क्लासेस में वी विल बी कंप्लीटिंग दिस आर्म्स एक्ट। आई होप आपको सब कुछ समझ में आ रहा हो। कोई भी क्वेरी है, कोई भी आपके क्वेश्चन है, प्लीज ड्रॉप इन टू कमेंट सेक्शन। एंड ऑल्सो लाइक आर टेलीग्राम पेज, जो कि आप उसमें, वहाँ पे हम अलग अलग पेपर्स, अलग अलग न्यूज़ एपीओ के बारे में, या फिर जो और भी हमारे जो टीचर्स हैं, फैकल्टीज की जो भी क्लासेस हैं अलग अलग सब्जेक्ट को ले रहे हैं, तो वो भी हम उसमें डालते रहते हैं, जिससे कि आप अपडेटेड रहेंगे। ठीक है, सब्सक्राइब टू आवर चैनल, शेयर एंड प्लीज शावर लव टू आवर इनिशिएटिव। So thank you and all the best for your preparation, and we will talk to you.